चलिए आपके लिए फटाफट से लेकर आते हैं हमारे जानकारों की पूरी तैयारी और कौन कौन आज हमें बताएगा कि एक्सपायरी के दिन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कोलकाता से राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे फंडामेंटल्स के लिए, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, राजेश पालविया, आशीष चतुर्मोता, सचिंद्रन उत्तेकर, मानस जायसवाल, ये सब आपको बताएंगे आपने क्या ट्रेड लेना है आज एक्सपायरी के दिन और अगली सीरीज यानी कि अक्टूबर सीरीज में किस तरह की आपकी एंट्री होनी चाहिए। फिर 4 का चौका आएगा, हर 10 मिनट में आपको मिलेगा एक बेहतरीन ट्रेड। 2:20 पर पहला ट्रेड 4 का चौका का सस्ता ऑप्शन सचिन देंगे। FNO सुपरस्टार 2:30 बजे राजेश पालविया बताएंगे। चार्ट का चमत्कार का जिम्मा आज आशीष चतुर्मोता के हाथ में है और मिड कैप फंडा हम लेंगे राजेश अग्रवाल से। 2:20-25 के आसपास हम बात करेंगे RBI की कल की पॉलिसी पर भी। क्या RBI 35 या 50 कितने बेसिस पॉइंट का इजाफा करने वाला है, आगे का रुझान क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट्री क्या होगी, नीरज जुड़ेंगे इसी पर। यतिन से भी एक चेक लेंगे कि यहाँ से आगे कहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डीलिंग रूम में स्थिति क्या उभर कर आ रही है। तो खूब सारा एक्शन रहेगा आज के शो में और उसी की तैयारी आपकी होनी चाहिए। भले ही मार्केट में आज ऊपरी लेवल से हमने देखा है बिकवाली का दबाव, लेकिन कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह से संभले और 16,800 के ऊपर टिके रहें। 16,800 और 37,610 ये निफ्टी का लेवल, निफ्टी बैंक का लेवल है। मानस आपसे शुरुआत करते हैं। मानस, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे व्हेन निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 17,100 17,000 की ट्रेजेक्टरी रिजेक्ट हो गई। पर यह प्रश्न मेरा इस वक्त का ये है कि 37,600 37,500 एक है 100 डेमा जिसके एट 100 डेमा हम ट्रेड कर रहे हैं और 37,500 पे थोड़ा बहुत अगर आप देखें पुट राइटिंग का स्टैट्स था सुबह का, अगर आप देखें पुट राइटिंग का आंकड़ा है जरा 37,500 की पुट का मुझे एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग में दिखेंगे। वो जो बैंक निफ्टी की स्लाइड दिखाइए जरा प्लीज। 37,500 का कल क्लोजिंग बेसिस पे 16,83 का आउटस्टैंडिंग हुआ था। मानस, इसके वॉल्यूशन के चांसेस कितने लग रहे हैं और ऐसे में कोई बैंक निफ्टी का शॉर्ट या फिर किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में कोई शॉर्ट? इसमें कोई शक नहीं वीरेंद्र जी की बैंकिंग में भी काफी ज्यादा वीकनेस है और बैंक निफ्टी तैयार है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए और वो ब्रीच होगा तो मेरे ख्याल से करीब 1000 पॉइंट की का करेक्शन और देखने को मिलेगा। उस केस में बैंक निफ्टी 36,600 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल मंदी का ही ट्रेड लेना है। या तो आप अक्टूबर मंथ का 37,500 का पुट ऑप्शन लेके ट्रेड करें, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है तो पुट ऑप्शन लेना है 37,500 का अक्टूबर वाला। 900 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 750 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में बहुत सारे बैंक इस टाइम वीक लग रहे हैं, लेकिन मेरी पसंद अगर एक स्टॉक है बेचने के लिए तो वो कोटक बैंक है, क्योंकि कोटक बैंक ने भी सपोर्ट ब्रीच किया है। 1775 का सपोर्ट ब्रीच किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और अब मेरा समझना है कि 1720 की तरफ कोटक बैंक जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1795 के ऊपर रहेंगे और 1720 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक है। अल्टीमेटली अगर आप देखें, मेरा प्रश्न था कि आप वो कौन सा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर है जिसको शॉर्ट करना चाहते हैं। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक इट्स 1769 वेल बिलो इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड करता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी नमस्कार। ये सेलिंग प्रेशर मार्केट हैंडल नहीं कर पा रहा है इस वक्त और ड्यूरिंग द डे जो पुलबैक्स आते हैं इसमें कोई तरह नहीं कि वो DIs की बैंक स्पॉन्सर करती है, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। आशीष, अब आप किन किन स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा डाउनसाइड देख रहे हैं, कौन से पुट आप रिकमेंड करेंगे और इस वक्त आपका कन्वर्शन ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून आशिदा। तो देखिए मेरे हिसाब से हमने पहले भी बात की कि बाजार ने जिस तरह से 17,200 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक किया और अब हम वीकली बेसिस पे आप देखें तो लास्ट वीक जो लो गैप डाउन बाजार ने क्रिएट किया था 17,200 पे, उसके बाद आज चौथा दिन है जब बाजार उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। इससे हमने हमारे क्लाइंट्स को एंड इन्वेस्टर्स को हेजिंग की एक सलाह दी है। तो 16,800 के ही स्ट्राइक प्राइस की पुट
हेजिंग के तौर पर बिल्कुल रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देने के लिए। पर क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मैं आज की ना बात करके अगले हफ्ते की निफ्टी की पुट की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको कल का जो एक इवेंट है उसको भी आप एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 16,800 की नेक्स्ट वीक की जो पुट है उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, जो करीब करीब 193 पे ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी 140 का रखना चाहिए और ऊपर में मेरा मानना है 300 रुपए तक की अपसाइड इस पुट में देखने को नजर आ सकती है, बट ये हेजिंग के तौर पर है। जहां तक कि स्टॉक का सवाल है तो हम फार्मा बास्केट पे पॉजिटिव है। कल हमने डॉक्टर रेड्डीज का ट्रेड रिकमेंड किया था। आज हमारा व्यू डिवीज लैब पे पॉजिटिव बन रहा है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है डिवीज लैब में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आएगी। 3670 के स्टॉप से डिवीज लैब में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 3718 पर समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3820 के लक्ष्य यानी यहाँ से करीब 100 रुपए की अपसाइड मैं समझता हूँ डिवीज लैब के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो डिफेंसिव ट्रेड है डीवीज लैब, तेजी का ट्रेड 3820 के लिए खरीदारी का माहौल बन रहा है, तेजी करेंगे। लेकिन आशीष चतुर्मोता बेसिकली आपको ये कह रहे हैं अगर आप इंडेक्स में कोई ट्रेड ले रहे हैं तो 16,800 का पुट लेकर जाए, यानी कि मंदी की पोजीशन आपने कैरी करनी है। अगले हफ्ते वाला 16,800 का ये ट्रेड आप लेंगे जहां पर टारगेट 300 का रहेगा और आप अपने आप को हेज करेंगे कल के इवेंट। और कल का इवेंट क्या है? आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, उस पर भी आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन राजेश पालवी, आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, जिस शॉर्ट साइड के ट्रेड की तरफ ही ध्यान है और यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटर का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी अब फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, ये स्टॉक में अब नेक्स्ट टारगेट जो बनता है ये इसके जून के लो की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अक्टूबर फ्यूचर हीरो मोटर का शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2589 के आसपास और लोअर साइड के टारगेट होंगे 2460, 2430 तक की डाउन साइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती। तो हीरो मोटर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। ट्रेड लेकर चले और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर लगातार सेल साइड के ही ट्रेड्स आ रहे हैं। कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी इनफैक्ट थम्स डाउन दिया है हीरो मोटो को। स्टॉक 2.5% नीचे, यहाँ पर एक नया शॉर्ट खोलने की सलाह राजेश पालविया की तरफ से। 2460 और 2430 के टारगेट के लिए ये है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड। सचिन, आफ्टरनून, बताइए आपका क्या प्लान है? गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आई थिंक जिस तरीके से मार्केट फिलहाल प्लेस्ड है, क्लियरली सुबह से एक स्टॉक स्पेसिफिक रुझान ही रखा है हमने, बट इंडेक्स वाइज मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी अभी थोड़ी सी ब्राइट नजर आ रही है। एक्सपायरी के लिहाज से जो लेवल मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो लगभग अराउंड 16,900 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में भी एक हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड बन सकता है। तो 16,800 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 46-47 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 12 के आसपास लगाना है एंड मुझे लग रहा है ऊपर लगभग अराउंड 85 से 90 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन शायद डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। मुझे लग रहा है एक अच्छा इंटरमीडिएट पुल बैक नजर आ सकता है इन द नेक्स्ट 1 आवर। एंड जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर बिकवाली हुई थी मेटल काउंटर्स में, मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ी सी कंसोलिडेशन एंड डाइवर्जेंस के साइंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर JSW स्टील अक्टूबर फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 623 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 617 के आसपास का। पहला टारगेट इंट्राडे का होगा लगभग अराउंड 630 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा पुल बैक बनना चाहिए 655 टारगेट के लिए। तो JSW स्टील में खरीदारी करनी है अक्टूबर फ्यूचर्स में। JSW स्टील तेजी की पोजीशन लीजिए। अक्टूबर फ्यूचर्स में बाय साइड का ये ट्रेड रहेगा। और एक हीरो जीरो ट्रेड आज ही की एक्सपायरी के लिए है ना ये 16,800 का कॉल खरीदना, सचिन? जी अर्शदा, ये अभी के एक्सपायरी का है, लगभग अराउंड 47 के आसपास फिलहाल वो ट्रेंड हो रहा था, 50 के आसपास है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये दिलाया है। तो मुझे लग रहा है लास्ट में रिकवरी अच्छी होनी चाहिए एंड कहीं जाकर एक्सपायरी 16,900, 850 के ऊपर तो कंफर्टेबली बनेगी, बट 900 के आसपास के स्विंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी। 900 के आसपास के स्विंग की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि यहाँ से करीब 100 पॉइंट ऊपर आ सकता है निफ्टी। इसीलिए ये आज के लिए ट्रेड ले सकते हैं इंडेक्स पर, वरना तो JSW स्टील है ही। गावा साहब, आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी, क्या है कन्विक्शन? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। मुझे लगता है स्टॉक अब लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, वो है NMDC। ओके, यहाँ से काफी गिरावट हुई है NMDC में, इसलिए लगता है कि शायद एक अप मूव मिले।
तो एनएमडीसी में एक अप मिल सकता है, अब ट्रेड करा 125 में, पॉसिबल है कि 128 एक टारगेट है, वहां तक जाने की संभावना है। स्टॉप होगा 123 एनएमडीसी। एनएमडीसी 125 पे इट्स बाय। मेटल्स में आप देखें फिर भी हरियाली है। एक काम करता हूं, मैं आपको एक्सपायरी डे का जरा हल्का सा स्टॉक स्पेसिफिक ओआई एडिशंस नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। डॉक्टर साहब आई थिंक मैं एक बार के लिए जरा वो ब्रेथ लेके आइए डेरिवेटिव्स के। देखिए अगर आप उसमें शॉर्ट लॉन्ग खोजने जाएंगे तो आपको चीजें खराब ही नजर आएंगी, मैक्सिमम शॉर्टिंग होगी। लेकिन ओआई एडिशंस जो लॉन्ग साइड पे जो हीट मैप है जरा उसको देखते हैं, थोड़ा उस पर बात करते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर हमने काफी ट्रेड ले लिए हैं। लेट्स ब्रिंग हीट मैप। देखिए आज पीवीआर में जैसे कि मैंने सुर्खियों में पढ़ा था कि कुछ अगर आप देखें नई जो मूवी हैं वो लाइंड अप है जिस प्रकार से वो एक इंपैक्ट डालती हुई पीवीआर पे। इट्स अ लॉन्ग बिल्डअप बट पीवीआर का चार्ट स्टिल अगर आप देखें तो पीवीआर अगर मैं एवरेजेस के लिहाज से देखूं तो 1762 पे ये एग्जैक्टली यही प्राइस जो है 1762 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बाकी एबर्ट, जेएसपीएल, जायडस लाइफ, हिंडाल्को, टोरेंट फार्मा इसमें लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवर पीवीआर में हुआ है। एस्कॉर्ट्स, टाटा केमिकल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और आईटीसी में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है आज। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। मेटल्स में जेएसपीएल, हिंडाल्को अगर आप देखें तो यहाँ पर आज लॉन्ग है और टोरेंट फार्मा आज एक रिलीफ था इस खबर के इसके लिए, तो वहां पर अगर आप देखें रिलीफ है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप पिडिलाइट, माइंडट्री, हीरो मोटोकॉर्प, बर्जर पेंट्स, एचपीसीएल, आरती इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, डॉक्टर लाल में और दीपक नाइट्राइट में आज लॉन्ग राइडिंग है। आशीष अब एक एक करके दो तीन स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस बेहद ही खराब बाजार में अगर आप देखें टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। कुछ देर में हम राजेश जी के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक राय लेना चाहूंगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे। प्लीज लेके आइए और इसका रखिएगा रोल ओवर का स्टैट्स। हम जा रहे हैं अगर आप देखिएगा अक्टूबर की सीरीज में और इट्स ए फेस्टिवल सीरीज, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर पूरे के पूरे ऑटो बास्के में सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडिंग लॉन्ग रोल ओवर्स विद स्ट्रॉन्ग बदला कॉस्ट, ये वो स्टॉक है 76.25। मैं एक एक करके बीच में स्टॉक्स मार्क करूंगा। आशीष चतुर्मोता जी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा 2102 अक्टूबर के लिए क्या आउटलुक है आपका इस पर? तो वीरेंद्र इस पे पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है, पहले भी इस पे हमने काफी पॉजिटिव कमेंट्री एक बार बीच में की थी और अभी भी आप देखिए कि बाजार की गिरावट का जरा भी असर एस्कॉर्ट्स कुबोटा के स्टॉक में देखने को नजर नहीं आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हायर टॉप हायर बॉटम तो बन ही रहा है बट आप देखिए वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन किस तरह से नए स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक इस नई ट्रेजेक्टरी को छुए जा रहा है। तो मेरा मानना है एक बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक ने 2040 की ट्रेजेक्टरी में बनाया है शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए। तो 2040 का ही स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन एस्कॉर्ट्स कुबोटा में बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 2250 के देखने को नजर आएंगे बट जिस तरह की ट्रेजेक्टरी है उसमें मुझे लगता है फर्दर अपसाइड आपको टारगेट्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। बट यस, शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है 2250 की एक अपसाइड एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मैं दो तीन स्टॉक्स मार्क कर देता हूं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। एक हो गया एस्कॉर्ट्स कुबोटा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये स्टॉक्स चल रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल है। फिर लेके आइए आप सिप्लाई, याद रखिएगा लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली अर्निंग्स बहुत शानदार थी। कुछ नेगेटिव खबरों के बावजूद अगर आप देखें स्टॉक्स हल्का सा गिरा, लेकिन ये जो सीएमपी है ना इसका अगर आप देखें 1117.80, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर सिप्ला। जरा प्लीज एक बार आप सिप्ला के रोल ओवर लेके आइए। सिप्ला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, टॉप ओआई गेनर्स रहा की श्रेणी में रहा ही स्टॉक। सचिन, मुझे याद है आज से एक दो रोज पहले आपने सिप्ला का ट्रेड दिया था, इंट्राडे कमेंट्री भी की इस स्टॉक पे की थी। इट्स 77.66 रोल ओवर इसमें हुए हैं। आपकी राय, इसकी कोई कॉल अक्टूबर की या फिर प्राइस पोजीशन अक्टूबर के लिए? वीरेंद्र जी, क्लियरली ये एक विद इन द पैक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी एग्जॉशन के साइंस नहीं है। छोटे से कंसोलिडेशन जरूर होते हैं बट वो कंसोलिडेशन से जब भी अपमूव होती है वो अपमूव लगभग 7 से 8 दिनों तक वो कंटिन्यूड रहती है। तो मुझे लग रहा है इसी साइकिल में ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से इसने बेस एलिवेट किया है 1000 लेवल से, मुझे लग रहा है अभी 1100 का जो एक ब्रेकआउट हुआ है
ऑन द वीकली चार्ट, मुझे लग रहा है वहां पर आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए, अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 1195 से 1200 के आसपास प्लेस्ड है। तो अभी भी काफी बड़ी अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है जिसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है 1100 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। आइडियली कंसोलिडेट होता है स्टॉक और उसके बाद वापस चाल होती है, तो मुझे लग रहा है अभी कंसोलिडेशन मिलता है तो वापस एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी होगी इस पर्टिकुलर ट्रेंड में री एंटर करने के लिए। ओके, तो सिप्ला में एक ट्रेड आपके लिए क्लियरली बन रहा है तेजी की तरफ। अच्छा, इस बीच ऑटो स्टॉक्स रेडार पर रखें और ऑटो स्टॉक्स के साथ ज्यादा आप रेडार पर रखेंगे ऑटो एंसिलरीज, क्योंकि अभी अभी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर फ्लैश आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि रोड मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि 6 एयरबैग्स अनिवार्य होगा 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स, यानी कि आज 29 अक्टूबर है, शनिवार से 6 एयरबैग्स गाड़ियों में अनिवार्य होगा। यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद इस प्रपोजल को या फिर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर शॉर्टेज है प्रोडक्ट्स की मार्केट में, इन्फ्लेशन भी एक कारण है। लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, इनफैक्ट ट्विटर पे इन्होंने अभी अभी ये बयान दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स के बावजूद इस समय हम मैंडेट ये लेकर आ रहे हैं कि पैसेंजर कार्स, M1 कैटेगरी वाली पैसेंजर कार्स में यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिनिमम लगने चाहिए। सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स सबसे अनिवार्य है, कॉस्ट और वेरिएंट्स वो बाद में उसकी बात सोची जाएगी। तो ये फिलहाल सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए ऑटो एंसिलरीज पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ऑटो कंपनियां तो क्लियरली ये कॉस्ट पास ऑन करेंगी, लेकिन सप्लाई जो आनी है ऑटो एंसिलरीज की तरफ से आनी है। राजेश अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। आप आ जाए तो मुझे लगा फ्राइडे है, फिर हम बात कर रहे थे एक्सपायरी की, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये बताइए, ये खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये ऑटो एंसिलरीज में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेड लेने की, या फिर ये तो इवेंचुअली होना था, अब बस सामने साफ कह दिया है गडकरी साहब ने? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं। आपने सही कहा कि आज शुक्रवार जैसा लग रहा है मुझे भी जब मैं यहाँ आके बैठा हूँ तो, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया गया दुर्गा पूजा की वजह से। जहाँ तक ऑटो एंसिलरी की बात है, मुझे लगता है एक तो एयरबैग्स ये आना ही था, जो पिछले दिनों साइरस मिस्त्री से आपकी जो दुर्घटना हुई उसके बाद से ये चर्चाएं आम हो गई थी कि ये होने वाला है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरे, सिर्फ एयरबैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत कम हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई लिस्टेड प्लेयर है भी, तो उससे कोई सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। हालांकि ऑटो एंसिलरी एज ए स्पेस हम बहुत बुलिश हैं और हम समझते हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगा ऑटो सेक्टर एज ए होल को। 2-4 मिड कैप के नाम अगर बताना हो तो मैं समझता हूँ LG बालकृष्ण, FIM इंडस्ट्री, फेम इंडस्ट्रीज़, मदरसन सुमी वायर्स वो छोटा वाला, GNA एक्सेल, ये कुछ एक कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी से मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को रडार पर रखनी चाहिए। अच्छा, सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया था। मैं FY23 सोच रही थी, एक्चुअली ये 2023, यानी कि 1 साल के लिए टाला गया है, तो ऑप्शन है आपके पास। और नीरज जी स्टूडियो में आगे वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आपकी गाड़ी में क्या 6 एयरबैग्स है? तो हाँ है। तो मुझे आश्चर्य कि आपने इतने पहले मेरे को कर लिया था कि 6 बैग वाली गाड़ी लेनी चाहिए। एक्चुअली गाड़ी में सेफ्टी होनी चाहिए नीरज जी, और नॉर्मली लकीली मैं खुद चलाती हूँ तो उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ ऐसा हादसा हो, पीछे कोई बैठा हो, तो वैसी क्राइसिस में फंसना नहीं चाहिए और लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसमें कंप्लीटली बिलीव करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही है, और पीछे की सीट पे भी अब सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। काफी लोग आलोचना करते हैं अगर आपने वो कर लिया, कहते हैं कि आपको मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है, बट नहीं वो जरूरी है, उसमें इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, नहीं। साफ कह देना चाहिए नहीं है भैया, हम हमारी सीट बेल्ट लगा रहे हैं। यस, सीट बेल्ट तो जरूरी है। सीट बेल्ट, इनफैक्ट सीट बेल्ट पर पहले एक्शन आ जाना चाहिए, और स्पेशली जो हम ये राइड शेयर इस्तेमाल करते हैं, ओला उबर वाली गाड़ियों में, आधी गाड़ियों में आपको सीट बेल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो चुभ रहा है जब हम बैठते हैं।
उसका बकल अगर लगा लोगे तो चुभेगा भी नहीं। लेकिन हम दूसरे टैंजेंट पर जा रहे हैं, ये फिलहाल एक अपडेट है। आइदर वेज अब नीरज जी आ गए हैं तो फोकस इस बात पर करें कि पहले तो सस्ता ऑप्शन का ट्रेड क्या है। सचिदानंद तैयार है उस ट्रेड को लेकर और फिर कल की बात होगी। और कल दरअसल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उसके लिए भी मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लिया है। सचिन, लेकिन पहला आपका ट्रेड बताइए। अर्षदा, यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पर लगभग 6 हफ्तों की डिक्लाइनिंग ट्रेंड थी, एक डिक्लाइनिंग चैनल था, उसमें से एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है अराउंड 370 के लेवल्स के आसपास एंड उसके बाद की फॉलो थ्रू एक्शन एक्सपायरी के पहले काफी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है वो लगभग अराउंड 420 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह हमने दी है 380 के कॉल ऑप्शन में अक्टूबर के, जो लगभग अराउंड 15.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 12 के आसपास का, पहला टारगेट होगा अराउंड 22 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 26 का। तो खरीदारी करनी है जाइडस लाइफ के 380 के कॉल ऑप्शन में 12 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट जैसे मैंने बताया 22 के आसपास का एंड पोजिशनल होगा 26 का। ओके, 26 का ये टारगेट 15 के आसपास खड़ा है। 380 वाला कॉल, तेजी का ट्रेड जाइडस लाइफ में समय लेने की सलाह है। 26 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये तेजी वाला ट्रेड है जो इस समय सस्ता ऑप्शन के तौर पर आया है। चलिए अब बात करते हैं बड़े इवेंट की, और वो बड़ा इवेंट है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। एमपीसी की बैठक तो शुरू हो चुकी है। सीएनबीसी आवास पर भी एक एमपीसी बैठती है, उस एमपी से बातचीत करते हैं नीरज बाजपेयी, और बेसिकली एक पल्स हमें पता लग जाती है फिर कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्चुअली आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो बाजपेयी जी बताइए कल क्या ऐलान होगा, क्योंकि अब तक 3 पॉलिसीज में करीब 1.5% रेट बढ़ गए हैं, 140 बेसिस पॉइंट टू बी प्रिसाइज। इस पॉलिसी में भी क्या आपको लग रहा है आरबीआई जितना प्रेशर फेड पर था रेट बढ़ाने का, क्या उतना प्रेशर आरबीआई पर है? उससे ज्यादा है, अपनी वजह से नहीं है, दूसरे की वजह से। कल जो हमने एमपीसी की उसमें हमारे तीनों ही एक्सपर्ट जो थे उनका ये मानना था कि आधे % की बढ़त होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले तक उनको लगता था कि शायद 35 बेसिस पॉइंट 40 बेसिस पॉइंट शायद होगी, लेकिन अब उनको ये बिलीफ है कि कम से कम आधा % या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होगी ही होगी, क्योंकि आपकी करेंसी यानी जो रुपया है वो डॉलर के सामने काफ़ी वीक हुआ है। अब 81 रुपये 93 पैसे का $1 हो गया है। तो चूंकि यूएस लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है और उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, सारे लोगों को ये मजबूरी बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आरबीआई बढ़ाएगा। फिर मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अगली बार जो होगा पॉलिसी दिसंबर के आसपास उसमें क्या होगा। तो उसमें उनका ये कहना था, थोड़ा सा एक सेफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि डेटा देखेंगे, महंगाई कितनी बढ़ेगी, ये सब देखेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर फेड की रफ्तार नहीं रुकती है, फेड 4.5% के बाद ही जाके इस साल रुकेगा मतलब इस साल 4.5% कर देगा, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आरबीआई के पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि करेंसी आपकी बहुत वीक हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारी बहुत सालों बाद क्रेडिट ग्रोथ इतनी रफ्तार से बढ़ी है उसका क्या होगा, उस पर तो दिक्कत आएगी। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसके बीच में बहुत फासला है, तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ेंगे आपके और क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन रहे। इसके लिए हमारे एक एक्सपर्ट का मानना था कि उनका बेस केस नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि शायद सीआरआर में कटौती हो जाए, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी और ब्याज दरों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा है जो हो सकता है कि अचानक से ये हो, तो जिससे बाजार को थोड़ी राहत मिलेगी कि जो सिस्टम में पैसे उतने कम नहीं होंगे ब्याज दर की वजह से, तो ये हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर तय होगा कि अगली पॉलिसी जब आएगी फेड की, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो वो कह चुके हैं 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ाएंगे। तो हमारी 50 के बाद फिर हमारे सामने ये डर हमेशा बना रहेगा कि वो बढ़ेगी। दूसरी चीज़ एक और हर्षदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा देख के करेंगे, मैं आपको 4 चीज़ें अभी बताता हूँ जो इन्फ्लेशनरी हुई हैं। कल उन्होंने 15% फ्रेट रेट बढ़ा दिया पीक सीजन का। 1 अक्टूबर से गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। सरकार खुद मान रही कि 3 महीने तक राइस के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। क्रूड में फिर से बाउंस आ रहा है। फेड की ओपेक की बैठक चल रही, प्रोडक्शन कट की बात होती है वहाँ दिख रही है। तो महंगाई बढ़ाने वाले सारे कारण मौजूद हैं। मुंबई में टैक्सी के भाड़े भी बढ़ गए, पाम तेल को छोड़कर, क्योंकि उसमें हमने देखा है अप्रैल के हाई की तुलना में ये 50% करेक्ट हो गया, तो वही एक रिलीफ है। वो फूड इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कर्टेल कर सकता है। शायद खरीफ की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, मानसून बड़ा अनइवन रहा है, तो डेटा ड्रिवन है, लेकिन डर तो बना हुआ है।
तो बेसिकली यहाँ पर दरें बढ़ेंगी, ये आपको स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या आरबीआई ये सोचेगा ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो बीच में गूगली फेंक दी है उसके सामने हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपको याद होगा सुबह हमने कहा था कि 4 दिन की चांदनी वो एक ही दिन में फिजल आउट हो गई। 4 दिन में नहीं चल पाई क्योंकि वो डिसीजन का कोई लॉजिक ही नहीं है। आपने बढ़ाया क्यों बढ़ाया या घटाया क्यों घटाया, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एकदम एक वन ऑफ इवेंट था जिसको शायद भूल गए होंगे लोग, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। बल्कि उदय कोटक जी का इसमें बहुत अच्छा ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से विकसित देश मैनेज कर रहे हैं अपनी इन्फ्लेशन को, उससे लगता है कि उनको कोई टूल नहीं उनके पास, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि आप अचानक से यूटर्न लेके लिक्विडिटी बढ़ाने लगे, आप नई नोट छापने लगे, तो वो ऐसे कैसे मैनेज होगी इन्फ्लेशन? तो मुझे लगता है विकसित देशों के बारे में जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही सटीक बात कही है। जी हाँ, तो ये बयान भी उदय कोटक की तरफ से आया। लेकिन हाँ, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने और वहां की सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे घोड़े पे आप लगा नहीं देते ब्लाइंडर्स, इधर उधर ना देखें। पॉलिटिकल डिसीजन है ये। वो नई पीएम बनी है तो उन्हें लग रहा है कि सबको मैनेज करना है, सबके हाथ में पैसा हो, टैक्स भी कट कर दिया। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो पहले इनके खिलाफ ले रखी थी पोजीशन, लेकिन फिर वो भी झुक गए। तो उससे दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से किया गया। क्लियर है। लेकिन दरें कल बढ़ेंगी 35 से 50 बेसिस पॉइंट, एक रफ रेंज मानी जा रही है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप बैंकों में किस तरह का स्टांस रखना ठीक समझते हैं राजेश अग्रवाल? क्योंकि पिछली कई दफा जब भी रेट्स बढ़ी हैं तो बैंकों पर बायसनेस बढ़ा है, लेकिन इस समय सेंटिमेंट बैंकों के प्रति इतना फेवरेबल है नहीं। तो क्या मौका मिल रहा है फिर इन बैंक्स में तेजी की पोजीशंस खड़ी करने का? अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो जब सेंटिमेंट एकदम खराब होना तभी स्टॉक सस्ते मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की। शॉर्ट टर्म में जिस तरीके की दिक्कत ब्याज दरों को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, और सबसे बड़ी बात रुपए की जो गिरावट है उसको लेकर के बनी हुई है, वो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत तो है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का नज़रिया रखें और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी से मेरा मतलब है अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखो तो आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक, ये अच्छी कैटेगरी में पड़ रहे हैं जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं, वहाँ ध्यान दिया जा सकता है। और अगर पब्लिक सेक्टर में देखना हो तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन कोई गिरावट आती है एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में एक बहुत अच्छे रिटर्न पे निवेशक बैठे हों। तो बैंक्स पे ये है राजेश जी की राय। लॉन्ग टर्म और इनफैक्ट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडरिंग रेट हाइक्स। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, आज के ट्रेड्स में बहुत इंडल्ज होना, बहुत ज़्यादा अगर आप देखें ट्रेड में बात करना मेरे को बहुत लॉजिकल लग नहीं रहा इस वक्त, और अनप्रिडिक्टेबल है। आखिरी का जो ये करीब करीब समझ लीजिएगा कि 1 घंटे का सेशन है। थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं कि हम जा रहे हैं एक फेस्टिवल सीरीज में और फिर अर्निंग्स भी हैं। थोड़ा सा लॉजिकली क्या चेज करना चाहिए, रोलओवर के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस बात के, उस पे बात करते हैं। मैं एक एक करके जरा सब मेहमानों से बात करूंगा इस पे। आशीष, थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। नो डाउट पिछले 3 सेशन में बाजार ने अपने आप को डिफेंसिव्स की तरफ मोड़ लिया है बहुत खूबी से। एफएमसीजी, फार्मा, कुछ चुनिंदा आईटी, हालांकि आईटी इंडेक्स आज बैकफुट पे आ गया। लेट्स टेक एफएमसीजी फर्स्ट। एफएमसीजी में मैं आपके सामने रखता हूं रोलोवर्स के स्टैट्स। एफएमसीजी में रोलोवर्स के स्टैट्स स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, और डोमिनेट इस सीरीज को अब तक मतलब आखिरी के 2 सेशंस में मैरिको ने किया, ब्रिटानिया ने किया, हालांकि ब्रिटानिया आज बैकफुट पे आया, गोदरेज सीपी, एचयूएल, जुबिलेंट फूड्स इस सीरीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अक्टूबर के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं आपको कहूं कि 2 एफएमसीजी स्टॉक्स आपको आशीष चतुर्मोता जी पकड़ने हैं तो वो कौन से रहेंगे? एशियन पेंट्स का कल मैजिक देखा होगा आपने, हालांकि वो आज थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। क्या है आपके 2 टॉपिक्स एफएमसीजी में आशीष? बिल्कुल वीरेंद्र, तो सबसे पहले तो मैं एचयूएल की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर पे बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ रोलोवर्स
जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है एचयूएल में एक बड़ा बेनिफिट नजर आएगा और स्टॉक जल्दी 2850 2860 की ट्रेजेक्टरी को रीटेस्ट और क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बेस काफी अच्छा बना है 2640-50 की ट्रेजेक्टरी में। 2640 के ही स्टॉप लॉस को रखकर एक लॉन्ग पोजीशन मैं समझता हूँ एचयूएल में बनानी चाहिए और अक्टूबर सीरीज में मैं समझता हूँ 2840-2850 के लक्ष्य देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से आईटीसी होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी गिरावट के बाद अब स्टॉक वापस बेस बना रहा है और कहीं पे भी बड़ी लॉन्ग लिक्विडेशन हमें स्टॉक में नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है प्योर प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 दिन में देखने को मिली, बट काफी बढ़िया एक स्ट्रेंथ आईटीसी के स्टॉक में बनी हुई है। 324 रुपए के स्टॉक के साथ आईटीसी में लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना चाहिए और ऊपर में 365-370 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ आईटीसी के स्टॉक में देखने को बन सकती है। जी, आईटीसी कल रिट्रेस हुआ था, थोड़ा सा बैकफुट पे आया, आज अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप देखें इसने फिर रिकलेक्ट किया। कल की क्लोजिंग बताता हूँ मैं आपको, करीब कल का क्लोज था बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिलो 20 डे में ये क्लोज नहीं हुआ था लगभग 2 मार्च से लेकर अब तक, लेकिन कल क्लोज हुआ, लेकिन आज अपनी उस ट्रेजेक्टरी को फिर रिगेन कर लिया। सो जो हमने एफएमसीजी का क्लासिफिकेशन किया ना, उसमें आईटीसी और एचयूएल, याद रखिएगा एचयूएल का आज का ओआई एडिशंस यानी जो नेक्स्ट सीरीज में हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। एक एक करके 1-2 सेक्टर्स को और पिक करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं उससे पहले राजेश पालवे जी के सौजन्य से जो एफएनओ सुपरस्टार आ रहा है उसको देख लेते हैं पहले। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार? वीरेंद्र जी फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें डॉक्टर रेड्डी के साथ जाना चाहेंगे। एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। पूरा फार्मा स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके से पिछले दिनों में बाइंग इंटरेस्ट बना है, अब डॉक्टर रेड्डी में 200 डे मूविंग एवरेज के भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी अभी यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 4440 से लेके 4460 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4330 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज में एक तेजी का ट्रेड इस समय आ रहा है, यह है एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड। तो राजेश पालविया ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। तो पहले जाइडस लाइफ आया और उसके बाद अब देखिए एक और फार्मा ट्रेड, वो है डॉक्टर रेड्डीज। अच्छा, इस बीच जो सचिन ने हीरो या जीरो ट्रेड दिया था, निफ्टी के कॉल खरीदने की सलाह 16800 का कॉल आज वाला, वो आपको सुझाया गया था कुछ देर पहले और टारगेट 8590 के आसपास था। जब सचिन ने ये ट्रेड 16800 का कॉल आज वाला दिखाइए प्लीज, कॉल की बात हो रही है, वो ऑप्शन वाला ट्रेड जो आया था सचिदानंद की तरफ से, ये हो गया 73। सचिन जब आपने मेंशन किया था, ये किस लेवल पर ट्रेड कर रहा था? 40-45? अर्शदा, ये आई थिंक 45-50 ऐसे इसी पर्टिकुलर जोन में ट्रेंड हो रहा था। एंड जिस तरीके से ये स्विंग्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है 85-90 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। एंड एक्सपायरी के लिहाज से लेवल तो वैसे ही है कि 16900 के आसपास की एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन थी, तो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर स्विंग के आसपास ही हम अभी ट्रेंड हो रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल्स एस्टैब्लिश रहेंगे, तो कहीं जाकर क्लोजिंग 16900 या 900 के स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर ही होगी। सवाल सिंपल है, ये 75 पर आ चुका है अभी नियरली, अभी प्रॉफिट बांधे या 85 तक का इंतजार करें? हर्षदा, आप ऐसे दिनों पे जितने जल्दी आप प्रॉफिट ले सको उतना बेटर होता है, बिकॉज आज थोड़ा सा स्क्वीज्ड डे रहा है, तो मुझे लग रहा है 75-80 के आसपास थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांधना चाहिए। एंड 90 के ऊपर की तो एक्सपेक्टेशन नहीं है फिलहाल। 90 के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, 75-80 के बीच प्रॉफिट बांधा जा सकता है अगर आपने वो 16800 का कॉल लिया आज का एक्सपायरी वाला जो सचिन ने आपको रेकमेंड किया। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर अच्छा खासा मूव देखने को मिला। मेटल कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, जेएसडब्ल्यू स्टील पर सचिन का ही कॉल था कि बाय साइड की पोजीशंस खड़ी की जा सकती है। दूसरी तरफ गाबा साहब, जेएसपीएल प्लीज अगर आप देखें, क्योंकि ये स्टॉक आज सुबह से ऊपर है, मैनेजमेंट से भी हमने बात की, जो इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेट नियरली पे ऑफ कर दिया है। ये पीक पर $1.8 बिलियन पर था, बहुत कम बच चुका है। डेट एबिटा रेशियो भी काफी ड्रास्टिकली घटा है, जो पॉजिटिव है। आगे कैपेक्स पर फोकस रहेगा, भारत के डेट कम करने का प्लान है। ये मैनेजमेंट ने आज सुबह में सीएनबीसी आवाज पर बयान दिया। 4% ऊपर है, अगर नहीं लिया क्या मौका है?
ऐसा लगता है कि मौका है जिंदल स्टील एंड पावर में, ट्रेड कर रहा है 420 में। आज जो ब्रेकआउट मिला है और अपर रीजन्स पे सारा दिन एक्टिवेट हुआ है और वहीं पर एक ट्रेड कर रहा है। टाइट स्टॉप अगर चाहिए तो वो लगाना चाहिए करीब, मैं कहूंगा मेरे ख्याल से ये 410 का या 415 का टाइट स्टॉप होना चाहिए, अदरवाइज 412 10 का भी स्टॉप लगाएंगे चलेगा। कल तक मुझे 435 नजर आते हैं जिंदल स्टील एंड पावर में। तो 35 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर में। 410 का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए आज के दिन काफी एक्टिव रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। अच्छा, अब बारी है आशीष चतुर्माता के पास जाने की, जो आपको बताएंगे आज का चार्ट का चमत्कार। तो आशीष जी बताइए क्या निकाला आपने? बिल्कुल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एसआरएफ को। एसआरएफ ने अपना ऑल टाइम हाई करीब 2860 के आसपास बनाया और वहां से 3 हफ्तों में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। स्टॉक ने अपना नया बेस 2440 2450 के आसपास बनाया और अब मुझे लगता है कि आज आप ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो आज के सत्र में जो वॉल्यूम हुआ है वो लास्ट 3 दिन के एवरेज से करीब 40% ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नजर आई और स्टॉक अपने 3 दिन के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 2519 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2450 के स्टॉप से एसआरएफ के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर में मैं समझता हूँ 2700 2720 तक की एक अपसाइड आपको एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। और जैसे हमने पहले भी कई बार कहा है कि इस पूरे स्पेस में स्पेशलिटी केमिकल के अंदर में सबसे बड़ा केपेक्स एसआरएफ करने जा रहा है। अभी जो मैनेजमेंट कमेंट्री उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 4 सालों में करीब 12,500 करोड़ का केपेक्स सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में होने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है जबरदस्त ग्रोथ एसआरएफ के प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों ही साइड पे आने वाले 2-3 सालों में बनी रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एसआरएफ के स्टॉक में मुझे नजर आता है। ट्रेड एसआरएफ के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। वैसे आज केमिकल्स पर अच्छी खासी तेजी बनी है। आप वो केमिकल का पैक लेकर आइए। एक तो एसआरएफ पर एक चार्ट का चमत्कार के तौर पर व्यू आ चुका है। टाटा केमिकल्स देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने इस पर एक व्यू दिया, एक बायस है तेजी की तरफ। वो कह रहे हैं एक अग्रेसिव खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा टाटा केमिकल्स में, तो वो स्टॉक भागा। यही नहीं, इनफैक्ट आनंद राठी ने भी कल एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय केमिकल कंपनियां हैं वो बहुत ही मजबूत फुटिंग पर खड़ी हैं। जो भी सप्लाई डिसरप्शंस चाइना में हो रहे हैं, ऐसे में वो ग्लोबल जो बायर्स हैं वो अपने पाइपलाइन को या फिर सप्लाई साइड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसीलिए वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और भारत कई सारे ऑल्टरनेटिव्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, रॉ मटेरियल के लिहाज से हो, या फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस के लिहाज से हो। इसीलिए आनंद राठी के भी रेडार पर कई सारे स्टॉक्स है। आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, सुदर्शन केमिकल जैसे काउंटर्स में उन्होंने बाय कॉल दिया और होल्ड का कॉल नवीन फ्लोरीन, विनिति, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स जैसी कंपनियों पर है। ये पूरा पैक आप भी ट्रैक करते हैं अग्रवाल साहब। फंडामेंटली अगर इस समय 2 ट्रेड्स लेने हो केमिकल में, आप ये टाटा केमिकल्स एंड द लाइक्स के साथ जाएंगे या फिर आपको ज्यादा वैल्यू और ज्यादा प्रॉमिस दिख रहा है मिड कैप कंपनियों में? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट लाइन में टाटा केमिकल्स ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो सोडा ऐश में विश्व की 3री सबसे बड़ी कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज न केवल भारत में बल्कि केनिया और यूएसए में, और 6th लार्जेस्ट कैपेसिटी है सोडियम बाइकार्बोनेट में। इसके अलावा अगर आप देखो तो रेलिस में उनकी हिस्सेदारी है, जिसकी भी वैल्यूएशन अपनी जगह बनी हुई है। और जो केमिकल्स को लेकर के पहले चाइना प्लस फैक्टर बना हुआ था, अब यूरोप में भी गैस प्राइसेस को लेकर के या पोल्यूशन को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई हैं, उससे मुझे लगता है कि जो केमिकल सेक्टर है उसको आने वाले दिनों में अभी भी फायदे में रहने वाला है। कई कंपनियों ने अच्छे खासे कैपेक्स किए हैं, कईयों ने डेट कम किए हैं। अब कैपेक्स की बात की जाए तो एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सबसे फायदेमंद जो कंपनी बैठती है वो दीपक नाइट्राइट बैठती है। उन्होंने अपना केपेक्स पूरा कर लिया है। ऊपर से अगर भाव देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। तीसरी एक कंपनी जीएनएफसी पे ध्यान दिया जा सकता है। टीडीआई जो बीएसएफ प्रोड्यूस करता था, उन्होंने अपने पॉल्यूशन कारणों से उसे टोटली बंद कर दिया है और टीडीआई का एक बड़ा प्रोड्यूसर जीएनएफसी होने के कारण से, और दूसरे उनके वैल्यूएशन जो 4-5 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सस्ते पड़ रहे हैं। ये 2-3 स्टॉक्स को अगर आप साल 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो में रखोगे तो मुझे लगता है 20-25% की तो बढ़त बिल्कुल संभव है।
JNFC आपकी स्क्रीन पर आप देखें 625 पे आपका प्रेफर्ड बाय कॉल केमिकल्स इसमें। एक बार जरा मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट ये डिस्कशन ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। इनफैक्ट आज सुबह टाटा केमिकल टॉप ओआई गेनर था, स्ट्रॉन्ग मूव आया, हालांकि बाद में थोड़ा सिंक हुआ, एक टाइम करीब 7% ऊपर था। और SRF जो आशीष चतुर्वेदी जी की अगर आप देखें आज कॉल है, स्टिल अगर आप देखें निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे का लेवल देख के आ चुका है, बट ये स्टॉक अभी भी बहुत कमांडिंग पोजीशन में अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। मैं आई थिंक एक दो ट्रेड्स का स्कोप ढूंढ रहा था, मैं उसको कंप्लीट करता हूं। पहले राजेश पालवे जी जरा प्लीज एक बार सिप्ला पे दोबारा लौटिएगा। सिप्ला का मोमेंटम देखा आपने? जरा डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, रोल ओवर की फिगर फिर स्क्रीन पे रखिएगा। सिप्ला अब करीब 111.19, लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था 117.20 पे। राजेश पालवी जी जिस प्रकार का ये ब्रेकआउट है, अब ये जो राइजिंग चैनल को भी इसने ऊपर की तरफ बाइसेक्ट किया है, क्या 1120 की एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी अक्टूबर की कोई कॉल पिक कर लें क्या इस पे? आपका व्यू इस पर क्या है? वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है फार्मा स्पेस में, और हमें लगता है कि 1140 की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है। जिस तरीके से ब्रेकआउट है पूरा फार्मा स्पेस ही एक मोमेंटम में, तो ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 1170 1180 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो 1140 की कॉल ऑप्शन 30 रुपए के आसपास है, अक्टूबर सीरीज की 30-31 की रेंज में ट्रेड करी, इसको बाय किया जा सकता है। टारगेट रखें करीब इसमें 38 रुपए से 42 रुपए तक के स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 24 रुपीज के आसपास। याद रखिएगा पिछले 5 सेशन का सिप्ला का वॉल्यूम, मैं इनफैक्ट वॉल्यूम अभी ऐड किए इसमें, वाकई बेहद शानदार वॉल्यूम्स। जो स्विंग 2 अगस्त को मिला था, जो वॉल्यूम्स 2 अगस्त के थे, एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका है। गजब 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 गजब। सिप्ला की इस कॉल पे ध्यान देंगे। एक काम करते हैं, सचिन के पास चलते हैं। सचिन के पास एक ट्रेड है, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ कॉल ऑप्शंस पे। सचिन, क्या ट्रेड है आपके पास अभी? थैंक यू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर हेवल्स का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है, इससे मुझे हाईलाइट करना था। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से डेटा बन रहा है, एक ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे एक एनगल्फिंग बनने की तैयारी है, एंड एक 30 मिनट्स पे एक क्लासिक 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद एक फ्रेश हायर टू हायर बॉटम सीरीज है। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न से। तो खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में अक्टूबर सीरीज के, जो लगभग अराउंड 1330 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1315 पे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा अराउंड 1355 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1385 का। खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में। हेवल्स और हर्षिता कल बताई रही थी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अब जो वाइट गुड सेगमेंट की जो बाइंग है वो काफ़ी प्रचलित हो गई। हर्षिता, बिल्कुल यही तथ्य कहा था ना आपने, ये इंडियंस की जो बाइंग टेंडेंसी है ऑनलाइन, उसमें तब्दीली आ गई है हर्षिता। पहले वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC आप ऑनलाइन नहीं खरीदते थे, अरे जनाब क्या हो गया तो फिर क्या करेंगे। अब वो टेंडेंसी बदल रही है, ये एक फैक्टर हो सकता है वीरू, क्योंकि आसानी से रिटर्न भी हो जाता है ना। अच्छा नहीं लगा, डैमेज पीस आया, बस आपको एक फोन लगाना है और बोले इसको वापस ले जाओ। वो मुझे लग रहा है ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, स्पेशली वाइट गुड सेगमेंट में। राजेश जी, आपने पढ़ा है वो डेटा? इस हफ्ते में ऐसे रेडसिया की रिपोर्ट तो प्रोजेक्शंस यही कह रही थी कि $5.9 बिलियन ऑफ सेल्स होगी। पहले 3 दिनों में जो आया था वो 12,000 करोड़ की बिक्री हो चुकी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तीनों ई कॉमर्स साइट्स में ज़बरदस्त ऑनलाइन सेल हो रही है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे। खुद मेरे घर में मैं आए दिन देख रहा हूँ, रोज़ कोई ना कोई खड़ा है डिलीवरी बॉय। और जहाँ तक वाइट गुड्स की बात है जो अभी वीरेंद्र जी कर रहे थे, मुझे याद आता है कुछ दिन पहले जब आप के साथ शो कर रहा था तो आपने कहा था iPhone 14 10 मिनट में डिलीवरी होने वाली है। तो जब इतनी सुविधाएं हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, EMI के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण से थोड़ा सा कस्टमर प्रोफाइल चेंज हो रहा है और लोगों के टेस्ट में चेंज हो रहे हैं। उनके आपको ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे तक अलग अलग ऑप्शंस देखते रहते हो, तीनों वेबसाइट्स को कंपेयर करते रहते हो, जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ ले लेते हो। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत जगह तो मैंने देखा है सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी आती हुई।
इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। आई डोंट नो व्हाइट गुड्स में क्या उतनी जल्दी डिलीवरी हो सकती है, और हो जाती तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन ये सीजन एक्चुअली काफी बड़े धमाके वाला साबित हुआ है इन ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, और ऑफ कोर्स इन ब्रांड्स के लिए जो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेच भी रहे हैं। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर नजरें होनी चाहिए, ये नॉर्मली हम फ्राइडे को खूब चर्चा करते हैं लेकिन आज एक्शन दिख चुका है, वो है पीवीआर और आइनॉक्स दोनों ही ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज 5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। हालांकि ये स्टॉक बार बार पिट रहा है, लेकिन जब भी फ्राइडे में कुछ डिसेंट मूवी की बात होती है पीवीआर में, लोग पहले से ही तेजी कर लेते हैं कि अब के बारी कुछ अच्छा ही निकलेगा। तो इनफैक्ट एक रिपोर्ट मेरे पास भी पहुंची थी कि मेरे ख्याल में 2 फिल्में आने वाली वीरू, एक तो विक्रम वेधा है और दूसरी जो हमारे अन्ना आकर बात कर रहे थे कि बहुत ही सॉलिड फिल्म रहेगी चोला डायनेस्टी पर, जिसका मणिरत्नम की फिल्म, उसको भी बड़ा बढ़िया रिस्पांस मिल सकता है। प्लान है क्या जाने का? नहीं आज तक विक्रम वेधा, आई थिंक मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा इसके बारे में। मतलब मैं आज सुबह आशीष के कहने पर पहली बार, अगर आप देखें, जाके देखा था इसको मैंने, इसका आई मीन स्टार कास्ट। विक्रम वेदा को कंसिडर करूंगा, बट नॉट ऑन दिस वीकेंड। आई मीन अभी दशहरे तक तो हर चीज बुक है, यकीन मानिए। टिकट्स भी बुकड है, पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरा शेड्यूल बुक है, यकीन मानिए। ऑफ कोर्स वीरू, आप तो बिजी होंगे ही। क्यों, गरबा का प्लान है क्या? दिल्ली में होता है क्या ये कुछ? लेकिन नहीं देखिए, जब मैंने पहली बार इसका पोस्टर देखा ना, तो मैं ऋतिक रोशन और अभय देओल, इन 2 एक्टर्स का फैन हूँ, तो इनकी मूवी कोई छोड़ता नहीं, तो इसे जरूर देखूंगा। लेकिन रही बात दशहरे तक की, मैं सोच रहा हूँ कि एक चक्कर हर्षता वीकेंड पे मथुरा वृंदावन का लगाया जाए, इसलिए कह रहा हूँ। अभी कोई मूवी का चांस नहीं है, एक मन है मेरा मथुरा वृंदावन जाने का, इसीलिए कह रहा था। ठीक है, हुआ ये वीकेंड तो है ही आप एंजॉय करने के लिए। लेकिन ये पीवीआर का प्ले कुछ जम रहा है क्या मानस? देखिए, आइनॉक्स पीवीआर अगर दोनों देखें तो दोनों में हमें आज रिकवरी देखने को मिली, और अगर हम दोनों कंपेयर करें तो आई थिंक पीवीआर ज्यादा बेहतर लग रहा है। बस अब इंतजार करिए, अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 1765 1770 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको शायद 1850 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चांस लेना चाहिए। यहाँ पर भी आप करंट लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 1710 के नीचे, लेकिन अगर ये 1765 के ऊपर निकलेगा तो करीब 70-80 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। 5-10 रुपए और अगर बढ़ जाए तो शायद यहाँ पर एक्शन और जोर पकड़ सकता है। देखते हैं होता है या नहीं आज और कल में। फिलहाल आज तो तेजी में है ये पर्टिकुलर काउंटर। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जहां पर अचानक फिर तेजी बढ़ने लगी। एक तो अंबर एंटरप्राइजेज में काफी दिनों बाद रौनक आई है, 1.5% का इजाफा ये काउंटर दिखा रहा है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में काफी हरकत देखी जा रही है। अच्छा, सीमेंट में हम कल रैमको सिस्टम्स, आज सुबह में ही रैमको सिस्टम्स की बात कर भी रहे थे। इस पर एक बार आप हो सके तो पालविया साहब व्यू दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, ओपन इंटरेस्ट नहीं, रोल ओवर के लिहाज से 89% तक के रोल्स देखने को मिले हैं। तो कैपेसिटी बढ़ गई है, कमीशन हो चुका है प्लांट, वो सप्लाई आएगा अलग अलग राज्यों में। कितना आपको लग रहा है अभी भी दम बचा है? कोई बिल्डिंग ब्लॉक अगर इसने आज तैयार किया है तो आगे सीढ़ी चढ़ेगा क्या ये? तो हर्षिता जी देखिए, रामको सीमेंट में देखें तो एक करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक में जो करेक्शन था ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के वहां से एक रिवर्सल जरूर बनाया है, और अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल हमने सीमेंट सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी, तो यहाँ पे हमें लगता है कि वापस से लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो रैमको सीमेंट में जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो करीब 765 से 770 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय भी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 718 के आसपास, और टारगेट होंगे 765 770 तक के। रैमको सीमेंट 752 पे मार्क करते हुए और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आगे स्टॉक करता हुआ
हेवल्स अभी कुछ देर पहले जो दिया था सचिन ने, जरा एक बार उसका इंट्राडे स्विंग देखिए उस कॉल के बाद, गजब का मूव, लगभग 1331 पे अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मैं पावर गेट की भी यहाँ पे देखिए जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 4 दिन में और मैंने इनफैक्ट काफ़ी डिस्कशन भी किया है। इट्स 210 और आई थिंक मुझे याद अच्छी तरीके से मैंने मार्क करके रखा हुआ था। इनफैक्ट मानस ने टिप्पणी भी की थी कि पावर ग्रिड विल बी स्ट्रॉन्ग बाय अबाउट 210। मानस, आप उस राय पे अभी भी सहमत हैं? मेरे ख्याल से लॉजिक आपका था 210 इज लास्ट 3 कैंडल्स हाई। आपका व्यू इस स्टॉक पे? मंडे की कैंडल का हाई जो था वो 209 था। उसके बाद ये उम्मीद थी कि अगर उसके ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक रैली देखने को मिलेगी। शायद उस केस में 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा समझना है कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं और या तो फिर ऑप्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं। अक्टूबर मंथ का आपको एक कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। एट द मनी लीजिए तो बेहतर रहेगा। 210 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 6 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। 11 से 12 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। खैर इस पर मैं बात करूंगा अभी थोड़ी सी और, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे राजेश अग्रवाल जी का मिड कैप फंडा ले लेते हैं। मिड कैप फंडा में आज राजेश जी क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? मिड कैप में सेल लगी हुई है, कुछ भी पिक करिए। सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या लग रहा है इस वक्त मिड कैप में? देखिए, मुझे लगता है ईआईडी पेरी पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। 5 शुगर फैक्ट्री है इनके खुद की। उसके बाद टॉप 5 शुगर कंपनीज में है, 8 शुगर फैक्ट्रीज है। उसके अलावा इनके पावर की और एथेनॉल की क्षमता है, डिस्टिलरी है। 56% कोरोमंडल की होल्डिंग है, जिसकी खुद की वैल्यूएशन अगर आप देखो तो 14,000 करोड़ के आसपास आती है और ईएडी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास की है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते हैं। और कोरोमंडल की अगर बात की जाए तो कामकाज बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है वहाँ बहुत अच्छी बढ़त होगी और वहाँ बढ़त होगी तो जाहिर सी बात है ईआईडी के वैल्यूएशंस पे भी फर्क पड़ेगा। कम से कम 10 से 12% की बढ़त हम आने वाले 1 क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं, बट इस वक्त हम मिड कैप के हिसाब से ईआईडी पेरी को रिकमेंड करना चाहेंगे। ईआईडी पेरी जरा एक बार स्टॉक स्क्रीन पे लिखे आइएगा। ईआईडी पेरी को चार्ट के लिए डिस्कस करते हैं एक बार। ईआईडी पेरी लगभग 577 पे स्टिल अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। याद रखिएगा इस चार्ट की प्रॉपर्टी क्या है? सेफ एंड सिक्योर, स्टेडी रन। एक ट्रैजेक्टरी में स्टॉक चलता है और कोलैप्स नहीं होता है और एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको हिस्टोरिकली काफ़ी रिस्पेक्ट दिए। बहुत स्मूथ स्टॉक है, याद रखिएगा एक ट्रैजेक्टरी में चलता है। हेवल्स सचिन आपका डे हाई पर आ गया है, करीब 1333 रुपए, इनफैक्ट 1334 रुपए एक इंट्राडे में, और टिक बाय टिक चार्ट्स पे, इनफैक्ट मिनट चार्ट्स पे एक टिपिकल फ्लैग का फिर ब्रेकआउट आया है। लेकिन अब इससे हटते हैं और सचिन को, क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा सा जल्दी निकलना है इस प्रोग्राम से, उनका जो BTST कॉल है, STBT कॉल या फिर और जो मोमेंटम कॉल है वो यहीं ले लेते हैं। बताइए सचिन, क्या रिकमेंड करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एक अच्छी वर्टिकल डिक्लाइन के बाद थोड़ी सी मुझे लग रहा है ओवर सोल्ड टेरिटरी से यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है 60 मिनट चार्ट्स पे। तो लगभग जिस तरीके से इसने पिछले आधे घंटे में अपने स्विंग हाइज को निकाला है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2300 के आसपास लगाना चाहिए एंड खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। लगभग अराउंड 2365 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी है कल के सत्र की। आप रिलायंस पे काउंटर कॉल ले रहे हैं, जरा प्लीज रिलायंस स्क्रीन पे लिखे आइएगा। याद रखिएगा रिलायंस जब भी इस चैनल पे इस स्टॉक के संदर्भ में कोई कॉल जाए, एक स्टैंडर्ड स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे भी है कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। रिलायंस अपने इस वक्त एक जिसे कह सकते हैं मल्टी ईयर बेस पर है, और सचिन ने अगर ये कॉल ली है बाय की, तो उसका पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि इसका 13 सितंबर 2021 को एक ब्रेकआउट आया था, जब ये स्टॉक लगभग समझ लीजिएगा कि 2324 एग्जैक्टली इसी प्राइस से हो गया था सिंगल ट्रांच में 11 अक्टूबर 2021 को लगभग 2730 रुपए का। तो एक मल्टी ईयर बेस के आसपास आपने एक बाय कॉल ली है
अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं एंड मेरी निगाहें जो है वो हेवल से नहीं टिक रही हैं। इट्स 1335 ऑन द हायर साइड। अच्छा, एक स्टॉक और स्क्रीन पे मेरी अपेयर हो रहा है बार बार, जोमेटो लेके आइएगा। जोमेटो क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? 6035 डे हाई के जोन में, बट स्टिल अगर आप देखें 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार नहीं हुआ है। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं यहाँ पे जो मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। इट्स IRCTC विच इज फ्लाइंग एट डे हाई 701। आशीष चतुर्मोता जी, IRCTC पे हाल फिलहाल में आपकी नजरें गई हैं क्या? देखा आपने स्टॉक थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे कोलैप्स नहीं हुआ, मोमेंटम को 200 डे अगर आप देखें सिक्योर करके रखा। एनी इंटरेस्ट इन IRCTC एट दिस प्राइस? ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, और एक बार मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इस स्टॉक में मूव शुरू होगा तो ये काफी स्ट्रांग होगा। तो मैं थोड़ा सा लेट एंट्री करना चाहूंगा, बट कंफर्मेशन पे जाऊंगा, और मेरे लिए कंफर्मेशन पॉइंट है 715-16 का। अगर से उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर जगह आपको 760 तक बनती हुई IRCTC में नजर आएगी। बट इसके लिए मैंने जैसे कहा कंडीशनल ट्रेड के तौर पे 716 के ब्रेकआउट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे ही होता है तब आपको स्टॉप 695 का लगाना है। बट अभी क्योंकि वहां से 13 रुपए दूर है तो मैं थोड़ा और वेट एंड वॉच के तौर पर इस स्टॉक को देख रहा हूँ। IRCTC आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में फ्लोट करता हुआ, डे हाई 703 और 704 इनफैक्ट अब ये हो चुका है। राजेश अग्रवाल जी, IRCTC पे हाल फिलहाल में कोई कमेंट और कोई कवरेज दी थी आप लोगों ने, और टेक क्या है इस प्राइस पे आपका 704 पे? हमारी खरीदारी की सलाह है। इनके चारों डिवीजन, फिर वो चाहे रेल नीर के हो, टिकटिंग के हो, ट्रैवल एज टूरिज्म के हो, केटरिंग के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। बुकिंग्स ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के आसपास आ चुकी है। डेट फ्री बैलेंस शीट है, अच्छा कैश जनरेशन होता है, और एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है। आपको साहब रेल की टिकट कटानी है, किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाओ, वो IRCTC के थ्रू ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, और जो करेक्शन या कंसोलिडेशन कह लीजिए लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये स्टॉक झेल रहा है, मुझे लगता है कि एकदम वर्ज पे है कि अच्छी खासी अपसाइड दे दे, और लंबी अवधि के लिए भी हम इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हमारा अनुमान है 20-25% की मूव आने वाले एक साल में हो सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छी अपसाइड हो सकती है। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी अपसाइड, स्टॉक आज करीब 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। आज काफी दिनों बाद दरअसल हरकत देखने को मिली है IRCTC में इस तरह की। चले इस बीच यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं। निफ्टी कहां पर है? निफ्टी है 16,816 के लेवल्स पर। थोड़ी सी रिकवरी कार्यक्रम की शुरुआत की तुलना में। निफ्टी बैंक की भी चाल थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई तो दी थी, लेकिन हम वहीं 38,000 के नीचे ही हैं। 37,590, 94, 95 के आसपास इस समय कैश में ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। इस बीच डाउ फ्यूचर्स हो सके तो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर, क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था ये करीब 370 पॉइंट नीचे था। ताजा हाल आपके लिए लेकर आएंगे, और डीलिंग रूम में क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे यतन। तो 236 अंकों की गिरावट यहाँ पर रह गई है। थोड़ा सा मामला बेहतर हुआ है, रिकवरी आई है। 350 पॉइंट के सामने 236 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को इस समय मिल रही है। अच्छा, बाय द वे ये नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है और S&P फ्यूचर्स 34 पॉइंट नीचे है, तो थोड़ा सा वो उल्टा हो गया। डायरेक्टर साहब प्लीज उसको फिक्स कीजिएगा। यतिन, नॉर्मली हम डीलिंग रूम में ग्लोबली क्या हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, फिर अगले दिन की पोजीशंस का कुछ अंदाजा लगता है। कल क्या RBI की पॉलिसी कैसी आएगी उसकी चर्चा हो रही है? तो ऑब्वियसली हर्षदा, और कल जब हम बात भी कर रहे थे दोपहर को डीलिंग रूम्स की चर्चा, तो वही था। और जो अप्रोच है मार्केट का काफी कॉशियस था, और आज आप देख भी रहे हैं मार्केट में किस हिसाब से वॉलेटिलिटी है। ऑब्वियसली जो आपको समझ रहा है वो सही है कि RBI पॉलिसी पे नजरें रहेंगी, ग्लोबल एक्शन पे नजरें रहेंगी, क्योंकि पूरी की पूरी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अब सेंट्रल बैंक्स को फॉलो कर रहे हैं किस हिसाब से उनको लगता है कि पोजीशनिंग होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली RBI से क्यूज काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि भारतीय बाजार अभी तक काफी रेजिलिएंट रहे हैं
किसी भी प्रकार का नेगेटिव सरप्राइज आरबीआई की तरफ से ये रैली या जो मार्केट का जो आउट परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। और आज सीएलएसए की नोट भी वही कह रही है कि शायद अगर आरबीआई मन बना ले एग्रेसिवली रेट्स हाइक करने के लिए तो शायद इक्विटीज को इसका रिस्क देखना होगा। बहरहाल दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ टाइटन पे जो है शॉर्ट कॉल डीलिंग रूम्स इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ अगर हम कहें तो एसटीबीटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 2500 से लेकर 2520 के लक्ष्य के लिए। ऑब्वियसली कंपनी अपनी क्वार्टरली अपडेट भी 2-4 दिनों में देगी, लेकिन उसके पहले डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं और इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ डाउनसाइड प्रेशर बना रहेगा अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। दूसरा स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस, और अगर हम देखें कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स हैं वो वीक हो चले हैं, उसके वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में प्रेशर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पिरामल एंटरप्राइजेस जैसी जो कंपनीज हैं यहाँ उनको लगता है कि 800-810 के लेवल्स आपको नीचे में देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ से 4-5% की ट्रेडिंग डाउनसाइड पिरामल एंटरप्राइज में भी दिखता है। और अक्टूबर सीरीज में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस पिरामल एंटरप्राइज के शेयर में बनती हुई दिखाई दी है। तो दोनों टाइटन और पिरामल एंटरप्राइजेस पे डीलिंग उनको लगता है कि ट्रेंड्स थोड़े बहुत वीक रह सकते हैं अक्टूबर सीरीज में। अक्टूबर सीरीज में वीकनेस जारी रह सकती है। टाइटन देखिए 2% नीचे और पीएल पे भी दबाव देखने को मिल रहा है करीब 1.5% का। हालांकि हम बात पिछले कुछ दिनों में ये कर रहे थे कि सोने के भाव सस्ते हो गए तो शायद क्या पता इस बारी दिवाली की शॉपिंग अच्छी खासी हो जाए, लेकिन अब वो थ्योरी भी इस समय स्टैंड नहीं कर रही है। शॉर्ट के सौदे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, इस बीच आशीष चतुर्मोता ने कोई ट्रेड स्पॉट किया है। आशीष, क्या अपडेट है आपके हाथ? मैं एक फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए आदित्य बिरला फैशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 338 पर इस समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 332 का एक स्टॉप रखना चाहिए। मेरा मानना है स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बनाएगा और 355 के एक लक्ष्य शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। इस समय का ताजा ट्रेड है या फिर आप इसको बीटीएसटी में डालना चाहेंगे? बीटीएसटी भी डालना चाहूंगा और एक फ्रेश ट्रेड के तौर पर भी इसको रिकमेंड कर रहा हूँ और इसको बिल्कुल बीटीएसटी के तौर पे कैरी भी किया जा सकता है। कि आपने वैसे कहा आदित्य बिरला फैशन के बारे में, ये स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट ऐसी थीम पर वेदांत फैशन में भी अचानक खरीदारी आने लग गई है जो मान्यवर ब्रांड चलाती है। इसके पहले हम देख रहे थे आपके गो कलर्स वाले ब्रांड में भी अच्छी खासी हरकत देखने को मिली। तो ये कुछ है जो रिटेल थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, उनमें धीरे धीरे करके एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा पालविया साहब, बीटीएसटी के लिए क्या लेना है बताइए। तो हर्षिता जी, हमें लगता है एफएमसीजी में यहाँ पे डाबर पे फोकस करना चाहिए। डाबर का जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जो आज बाइंग इंटरेस्ट बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में। तो थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ जाएंगे। डाबर फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 590-595 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 568 के आसपास। में तेजी की पोजीशन कैरी कर रहे हैं, 595 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। काबा साहब, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड मुझे लगता है कि एक एचडीएफसी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। इसमें एक आपको लगता है कि बेस बन रहा है। 522 का स्टॉप लगाकर चलें। ऑन द अपसाइड 540 एक पॉसिबिलिटी है एचडीएफसी लाइफ। मौका एचडीएफसी लाइफ में तेजी का बनता हुआ। फिर मानस, आपका प्लान क्या है, तेजी या मंदी? नहीं, मंदी करेंगे और बजाज फिनसर्व पे ध्यान दीजिए क्योंकि बजाज फाइनेंस के चार्ट देख लीजिए या तो बजाज फिनसर्व के चार्ट देख लीजिए, दोनों नेगेटिव लगते हैं। मेरी जो चॉइस है वो इस टाइम के लिए बजाज फिनसर्व है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं। एक सपोर्ट था 1640 का, बजाज फिनसर्व ने उसको भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 1651 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 1600 रुपए के टारगेट के लिए। और या तो पुट ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन माफ करिएगा पुट ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक स्पॉट के साथ रहेंगे। तो 1600 के टारगेट और 1651 के स्टॉप लॉसेस का कॉल इस समय बजाज फिनसर्व की तरफ मानस ने बढ़ाया है। अग्रवाल साहब बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मैं राइट्स के साथ जाना चाहूँगा। 55 कंट्री में इनका कारोबार फैला हुआ है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। 9,500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर के आसपास मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं। अभी इन्हें गुजरात मेट्रो से भी नया ऑर्डर मिला है। जून क्वार्टर के नंबर आप देखेंगे तो सेल्स में 70% और प्रॉफिट में करीब 91% की बढ़त आई थी।
मुझे लगता है ये स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। और दूसरा एक स्टॉक कैम्स का रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के रूप में काम करते हैं और सबसे हफ्ते के लिए बल्कि थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए भी। चलिए कैम्स 2498 पे गजब, अगर आप देखें गजब ये स्टॉक रहा। आप कैम्स लेके आइए 2498 पे, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखिए आप, इट्स 2498 और लास्ट लगभग आप समझ लीजिए ये मूव शुरू हुआ था 22 अगस्त को, जब मार्क भी किया था हमने स्टॉक, और उस वक्त लेवल था 2194 का। उसके बाद करीब करीब समझ लीजिए 14 सितंबर तक, मिड ऑफ सितंबर में 2600 का स्विंग देख के आया है, गजब मूव दिया। मीनवाइल निफ्टी ने 16,800 के लेवल को सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर ही दिया। डेटा कह रहा था कि कोलैप्स होगा और कोलैप्स हो गया। 2 बजे की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था इट विल कोलैप्स बिलो 16,800। कन्विक्शन नहीं था, कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड लुक एट बैंक निफ्टी, इट्स अ स्लिप बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी स्क्रीन पर 37,637 जो लेवल था 100 डे का, वो वॉलेट हो गया। तो पेन है नो डाउट। और अभी तो हमें कल का एक इवेंट देखना है, और डाउ फ्यूचर्स अभी भी आपकी स्क्रीन पर लगभग 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कल का शुक्रवार का फैक्टर, देन पॉलिसी, देन यूएस के इंडिकेशन, सबको झेलना है। फर्स्ट हाफ बहुत क्रिटिकल रहेगा कल के लिए। खैर अभी काम करते हैं, थोड़ा से 2-3 स्टॉक्स को और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा कर रहे हैं। और एस्कॉर्ट्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था हमारा शुरू में ही, आशीष से मैंने एक व्यू भी लिया था। इट्स 2087 अच्छा करता हुआ। आशीष एक बात और पूछूं मैं आपसे यहाँ पर, मारुति पर आपका व्यू क्या है? अब 8610 और 8610, ये वो स्टॉक था जो कि अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। इनके लॉन्चेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और इनफैक्ट जो प्री लॉन्च बुकिंग्स थी ग्रैंड विटारा की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक अच्छा ट्रिगर था मारुति के पास। अब एक फेस्टिवल सीजन पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। आप एज ए इन्वेस्टर, या फिर अगर मैं आपका क्लाइंट होता और कहता कि मारुति लेना है, तो कौन से जोन में एक्यूमुलेट करते मारुति को? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन 9400 से ऑलमोस्ट 8600 तक आ चुका है। मे बी कल एक जो आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन होगा उसके बाद हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट हो, बट इसको भी ध्यान में रखते हैं हमारा पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव है मारुति के ऊपर। तो मैं समझता हूँ 8500 एक बहुत अच्छा बेस एरिया होगा जहां पर अच्छे सपोर्ट्स आपको मारुति में देखने को नजर आएंगे। तो 85 से 8600 की जो ट्रेजेक्ट्री है ये पूरी मुझे लगता है कि एक बाय साइड में लॉन्ग साइड पर बनती है, पर ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे पहले भी कहा कि स्टॉक हमें 10,000 रुपए तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिखने को नजर आती है, और पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में शायद ऑल टाइम हाई स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो जब आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो मेरे हिसाब से ये जो करंट लेवल्स है यहाँ से आपको लेना शुरू करना चाहिए, और कल के लिए थोड़ा वेट करके 8500 के भी लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे भी अपनी पोजीशंस को एवरेज मारुति के अंदर में करना चाहिए। सिर्फ अगर आप इसके करियर का वो कोविड काल छोड़ दें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मारुति के, ये प्रश्न मेरे जहन में क्यों आया और क्यों मैंने आशीष से पूछा। अगर आप कोविड काल को छोड़ दें तो मारुति मोर और लेस चाहे परफॉर्म करे चाहे नहीं परफॉर्म करे, लेकिन अपने एवरेजेस को थाम के चलता है। और जैसे कि आशीष कह रहे थे कि रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 8500 बहुत अच्छा होगा एंट्री के लिहाज से। इसका 200 डे प्लेस्ड है करीब 8300 पे, और इसका 100 डे प्लेस है करीब 8500 के आसपास। तो एज ए इन्वेस्टर अगर कोई आपकी अप्रोच हो तो ध्यान दीजिएगा इन स्टॉक्स पे। मारुति रिट्रेस होकर एक डिसेंट लेवल पे आया है। फिर एक और अच्छे स्टॉक का जिक्र करता हूँ यहाँ पे, सब पोर्टफोलियो स्टॉक्स, नॉट कोई बहुत, अगर आप देखें थिन वॉल्यूम स्टॉक्स नहीं है। मैं डाबर का जिक्र करूँगा। डाबर का जरा प्लीज चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, और कैंडलस्टिक चार्ट रखिए, और रखिएगा 1 साल के टाइम फ्रेम का। एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का ब्रेकआउट आया था 7 जुलाई को, और एक ब्रेकआउट फिर स्क्रीन पे विजिबल है। प्रकाश सर, आपका डाबर पे व्यू क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? पर डाबर का जो चार्ट है मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रक्चरली ठीक नजर आता है। सेकंड अटेम्प्ट है अपमूव मिलने का। टाइट स्टॉप होना चाहिए 570 पर, अपमूव पॉसिबल है। टारगेट अंदर नियर टर्म में 580 टू 585 जोन्स। यस, डाबर जा सकता है ऊपर। डाबर वो स्टॉक जो कि अच्छे रोवर्स कमांड कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें ओआई रेशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं इस स्टॉक में, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे।
फिर लेके आइए एक स्टॉक और, मतलब पूरा बाजार अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसेस की तरफ ले जाता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स, इट्स 4397 माइनस। अपोलो पे आपकी नजर जा रही है क्या? बार बार इस एवरेज से शूट अप करता है, आज फिर शूट अप किया। वो जो 100-200 का जोन है, एक ट्रेडिंग सेंस अपोलो हॉस्पिटल्स पे क्या कहती है आपकी? बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग सेंस के हिसाब से तो आज खरीदारी करके जाएंगे। उसका रीजन ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज इसने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो बीटीएसटी कॉल की तरह या तो 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 4310 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ आपको करीब 4600 तक के भाव अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो 46.5 के लिए यानी कि 4650 के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। 133 रुपए की बढ़त इधर। अच्छा, जाते जाते थोड़ा सा एक्शन और पीएसयू कंपनियों में देखने को मिला। कोल इंडिया लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। अचानक इसमें तेजी बढ़ी, 2% ऊपर ये काउंट आपको दिखाई देगा 214 के लेवल्स पर। एनटीपीसी में 1% से ज्यादा का इजाफा है। पावर ग्रिड में कुछ सीपीएससी में थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट शायद देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट रियली श्योर। पावर ग्रिड हालांकि अब कूल ऑफ करने लगा है कंपेयर टू व्हाट वेयर वी डिस्कस्ड इट थोड़ी देर पहले, लेकिन कोल इंडिया, एनटीपीसी, राजेश पाल भैया, कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है ठीक बैठ रहा है तेजी की तरफ इन दोनों में? अच्छा, देखिए स्टॉक में नियर टर्म में तो दोनों ही स्टॉक में एक करेक्टिव यहाँ पे मूव देखने को मिले हैं। दोनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज को गिव अप कर चुके हैं नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। अगर यहाँ पे दोनों में से किसी एक स्टॉक में ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है यहाँ पे कोल इंडिया पे फोकस किया जा सकता है। कल जिस तरीके से एक डोजी फॉर्मेशन बनने के बाद स्टॉक अब प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है थोड़ा पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। 220 तक के अपसाइड छोटा ही टारगेट होगा, जो कि ऑलमोस्ट इसका 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल होगा। तो 220 तक के अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस होगा करीब 211 रुपए के आसपास। 11 का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा ट्रेड लिया जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू इस समय कोल इंडिया पे बन रहा है। अच्छा, 2 ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं, एक तो श्री सीमेंट का, दूसरा अदानी एंटरप्राइजेस का। श्री गुड बाय कह रहा है निफ्टी को आज, तो अदानी एंटरप्राइजेस इसका हिस्सा बनने वाला है। कल सुबह में आपको निफ्टी की बदली हुई तस्वीर दिखाई देगी। 2% ऊपर श्री आपको दिखाई देगा, अदानी एंटरप्राइजेस। हालांकि अदानी में हमने देखा है क्या, जब से वो अनाउंसमेंट या एंटिसिपेशन हो रहा था 85-86% तक के गेंस तो बन चुके हैं। इसमें कोई ट्रेड आप लेंगे क्या आशीष चतुर्मोता? नहीं ऐसा, मैं थोड़ा अभी इसको अवॉइड करूंगा, थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए। कल एक बार इंक्लूजन हो जाए, उसके बाद 1-2 दिन किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अभी तो काफी आपको वॉल्यूम एक्टिविटी की जो दिख रही है वो ऑब्वियसली इस शिफ्ट की वजह से ही है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई ट्रेड, क्लियर ट्रेड इन दोनों में नहीं बनता है। इस समय हो नहीं रहा है। लास्ट मिनट अगर आप कुछ करने की प्लान कर रहे थे तो मत कीजिए, देखिए हिस्सा बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या उभर कर आएगा। वैसे एचडीएफसी लाइफ जो गावा साहब ने ट्रेड दिया था 540 के टारगेट के लिए, 530 को छू चुका है, डे हाई पर खड़ा है, 2.5% तक की तेजी, तो एक बहुत बढ़िया मूव इसमें देखने को मिला। अच्छा, टाटा मोटर्स फाइनली थोड़ा सा जागा है, 1% की तेजी से ही, लेकिन ये टियागो की ईवी को लेकर ब्रोकरेजेस काफी इंप्रेस्ड हैं, स्पेशली जिस तरह के प्राइस बैंड में आई है। अब सभी लोग कह रहे हैं कि इसकी सबसे ज्यादा बिक्री हो सकती है। अग्रवाल साहब, उसका फायदा मिलेगा क्या? क्योंकि मारुति की तुलना में या फिर स्पेशली मारुति की तुलना में ये स्टॉक बहुत शांत हो गया था हाल फिलहाल। मुझे लगता है प्रेशर बना रहेगा, बावजूद इसके कि जो ईवी की प्राइसिंग 8-8.5 लाख रुपए में आई है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। जब आप दूसरे ईवी प्लेयर्स के जो बयान आए हैं उससे कंपेयर करो तो वो अट्रैक्टिव लग रही है। कुछ मॉडल्स इनके अच्छे भी हुए हैं जो पैसेंजर कार व्हीकल्स में अच्छे खासे चले, बट दिक्कत JLR की तरफ से है। विश्व भर में जिस तरीके की रिसेशन की बातें या मंदी की बातें चल रही हैं या ब्याज दर की बढ़त हो रही है, और जिस तरीके से JLR के नंबर्स अक्सर दबाव में देखे गए, पिछले 1-2 महीने में ठीक ठाक आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से दिक्कत है और ये अच्छा खासा चल भी चुका है स्टॉक। मुझे लगता है इससे बेहतर स्थिति में आपको मारुति रहता है, जो कि बावजूद इतनी बढ़त के मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड दे सकता है। या 2 व्हीलर में किसी को ध्यान देना हो तो बजाज ऑटो हमारी पसंद रहेगी। बजाज ऑटो एक ज्यादा बेहतर ट्रेड और मारुति पे ज्यादा बायसनेस इस समय है। टाटा मोटर्स अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर के चलते थोड़े से दबाव में रह सकता है। अच्छा, लेकर आइए
पीएसयू बैंक का इंडेक्स पहले तो स्क्रीन पर। सरकारी बैंकों में अचानक आ रही है खरीदारी, कल आने वाली है पॉलिसी। ये देखिए इंडेक्स स्पाइक दिखाता हुआ 44 रुपए ही सही लेकिन ऊपर आ गया है। कुछ स्टॉक्स जो इस घंटे चले हैं, तो यूनियन बैंक देखिए, छोटे टिकट साइज के सारे स्टॉक्स है लेकिन तेजी जमकर हो रही है, 4% भाग गया इसी घंटे। या इस घंटे क्या है, पिछले 5 मिनटों का ये मूव आपको दिखाई दे रहा है। इसके वो बार्स आप दिखाएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, टेक्निकल बार्स जो आप दिखाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 1% से ज्यादा की तेजी आई, यूको बैंक में खरीदारी बढ़ गई। इनफैक्ट थोड़ी सी खरीदारी तो एसबीआई में भी देखने को मिली है। तो यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ये तो बहुत छोटू है, यूको, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन देखने को मिला है। कोई ट्रेड जो आशीष चतुर्वेदी आपको ठीक लग रहा है इन छोटे बैंकों में, पीएसयू बैंकों में? कि इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं यूनियन बैंक की तरफ मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि डेटा में यहाँ पे अच्छा बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। 4250 के स्टॉप से यूनियन बैंक में ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 4650 की जगह यूनियन बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये फिलहाल 46 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे, थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ यहाँ पर नजर तो आया है। गावा साहब, ये पीएनबी नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा जिस पर हमारी नजर होती है, वैसे कुछ लेना है क्या? यस, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अच्छा लगता है, बेस बन रहा है, लेकिन कैनरा बैंक देखा जाए तो वहां पर थोड़ा ट्रेड बेहतर है, क्योंकि वहां जो मूव मिला है बहुत, मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि यहाँ से का मूव और बढ़े। 210 का स्टॉप लगाना चाहिए, 225 पॉसिबिलिटी है। यस, कैनरा बैंक। प्रेफर्ड बाय, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया भी लगे हाथ देख लीजिएगा, 49 का लेवल आ चुका है, ये 7% भागा, तो 7% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन जिसकी हम बात कर रहे थे 4% ऊपर। उसके बाद कैनरा जैसे ट्रेड, ये सारे काफी एक्टिव हो गए। आखिर क्या 8 मिनट बचे हैं, लेकिन अचानक वीरू इन सरकारी बैंकों में किसी वजह से तेजी की पोजीशंस लोग कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा अपमूव मिला है, इसका मतलब लगता है कि अपमूव कायम रहेगा। शायद ऑन द अपसाइड 52-53 भी जोन देखने को मिल सकता है। स्टॉप 47 रहेगा, वो ट्रिगर नहीं होगा, वो जरूरी है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में सुबह से हम बाइंग देख रहे हैं, तो पॉसिबल है कि पंजाब नेशनल बैंक में ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन टेक्निकल रूप से मिसिंग है। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आप देखें सब अच्छा करते हुए। लास्ट मिनट जिसे बाई कहते हैं, लास्ट आवर ऑफ बाइंग स्क्रीन पे विजिबल है। एक बार जरा एक काम करेंगे, पूरा का पूरा जो पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो रखिएगा स्क्रीन पे। आपको ये जो आखिरी में एक स्विंग आया है वो देखकर विजिबल होगा। इट्स 2923। कहाँ डे लो जो था वो काफ़ी शार्प था, लो था, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि ठीक 3 बजे के आसपास ये बाइंग शुरू हुई और 2870 से 2900 अगर आप देखें 26 इस जोन में आ गया इंडेक्स कैनरा में। अच्छा, एक बार एसबीआई का प्लेसमेंट दिखाइए, एसबीआई क्या कर रहा है। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर करीब 522 के जोन पे, वो शार्पनेस, वो अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल नहीं है। सिर्फ डेडिकेटेड पीएसयू मिड कैप स्टॉक्स पे अगर आप देखें वो तेजी विजिबल है। एसबीआई अभी भी आप देखें डेलो की ट्रैजेक्टरी के आसपास सपोर्ट करता हुआ। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार यूएस फ्यूचर्स को देखते हैं। और यूएस फ्यूचर्स क्या करें जनाब, 183 अंक नीचे मेरे स्क्रीन पे, मेरे टिकर्स पे, मेरे वायर पे जो है वो इस वक्त 184 पॉइंट, 184 अंक नीचे, यानी कल की स्ट्रेंथ का लगभग आप समझ लीजिएगा कि एक तिहाई सरेंडर कर रहे हैं इस वक्त डाउ फ्यूचर्स। आज रोलोवर्स के अगर आप आंकड़े देखें, इस वक्त मैं अगर रोलोवर्स के आंकड़े देखूं जो मेरे पास जिसे कहते हैं ना, आई मीन प्रोविजनल रोलोवर्स फिगर्स, हालांकि जब ये एडजस्टेड फिगर्स आएंगी तो ये फिगर्स लगभग 4 से 5% के अंतराल से तब्दील हो जाएंगी। बट निफ्टी का जो रोलोवर है राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 74% है। बैंक निफ्टी का रोलोवर लेके आइए जरा प्लीज, एक बार बैंक निफ्टी का रोलोवर देखते हैं और बैंक निफ्टी की स्लाइड लेके आइएगा। अभी एग्जैक्टली अगर आप देखें बैंक निफ्टी का रोल ओवर है 77, मेरे ख्याल से
लास्ट सीरीज का रोल ओवर था बैंक निफ्टी का 81 या फिर 83, बट 77.53 रोल ओवर इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक का है और लगभग 75% रोल ओवर है निफ्टी का। और जो हर्षदा मार्क कर रहे थे कि PSU बैंक्स वो अभी भी स्पर्ट करते हुए, और जो मैंने मार्क किया था स्टॉक IRCTC वो भी डे हाई पे फ्लो करता हुआ। ये जो लास्ट डिस्कशन IRCTC पे हुआ था करीब करीब 702 पे हुआ था एंड इट्स नाउ 710। गजब। आशीष जी, कैरी करना चाहिए अगर एक मीनिंगफुल ट्रेड किसी ने पकड़ लिया है तो? देखिए बिल्कुल, अभी इसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी है काफी अच्छी बन गई है। लास्ट अगर से 60 मिनट्स का भी डेटा देखें तो करीब करीब 5 लाख शेयर के ऊपर का वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने 4 दिन के हाईस को क्रॉस किया है। 745 750 की जगह इस अपमूव में बन सकती है। अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर 698 का रखना चाहिए और ट्रेंड को राइड करना चाहिए। इज हेडिंग हाई 711। जो 3 स्टॉक्स जिन्होंने अगर आप देखें दिल जीता इस क्लोजिंग में, वो था IRCTC, उसमें एक शामिल था हेवल्स इस दौर के, यानी अगर आप देखें पिछले 5-7 सेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजेक्टरी में अगर आप देखें जाके क्लोज हो रहा है। और एक और बात, सिप्ला एट ऑल टाइम हाई, और कोलपाल यानी कोलगेट पामोलिव 1609, ये भी एक क्लासिकल फॉलिंग अगर आप देखें चैनल का 2 सितंबर के बाद से लेकर अब तक की जो फॉलिंग चैनल थी उसको बाइसेक्ट करके। राजेश पालविया जी, बस लास्ट मिनट आपका व्यू कोलगेट पर। तो FMCG बास्केट में तो बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ। कोलपाल भी हम यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक भी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू, चौथा दिन है यहाँ पे देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी है। हमें लगता है कि कोलपाल में भी अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 1635 1640 तक के। पोजीशन कैरी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखें करीब 1595 के आसपास। कोलगेट एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। ओवर टू यू हर्षदा। 16812 200 DMA फाइनली सरेंडर्ड। वो तो सरेंडर हो गया, लेकिन एक चीज जो रिकवर कर रहा है वो डाउ फ्यूचर्स भी, वहां से थोड़ा सा हौसला बढ़ा था आखिरी 15-20 मिनटों में। 180 पॉइंट की गिरावट रह गई यार, जब रखेगा। जब हमने लास्ट चेक किया था करीब 230 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, तो हल्की सी रिकवरी आई है। लेकिन इस रिकवरी का क्या काम जब हमारे मार्केट सब थोड़ा सा क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16811 का लेवल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 45 अंकों की गिरावट है। जैसे वीरू कह रहे हैं वो 200 DMA सरेंडर कर दिया। निफ्टी बैंक के लिए भी आज 37,650 के आसपास मामला जाकर टिकेगा। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग है कि हमारा 37,545 के आसपास का लो बना था, तो वहां से तो 100 पॉइंट की रिकवरी आई निफ्टी बैंक में। आज निफ्टी में ज्यादा रिकवरी नहीं दिखाई दी अपने लो से। प्रेशर कहां से आया? तो ऑब्वियसली इंडेक्स के ट्रेड्स पर दबाव बना, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का बिल्कुल साथ नहीं था। 250 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला टेक इंडेक्स में। आप देखिएगा आज दरअसल खरीदारी कहाँ हुई है तो मेटल्स में तेजी होती हुई दिखाई दी, फार्मा में तेजी होती हुई दिखाई दी। तो मेटल इंडेक्स आपके सामने आएगा, लेकिन सिर्फ 29 अंकों का ही इजाफा है। फार्मा इंडेक्स में ज्यादा कोहेसिव स्ट्रेंथ थी तो 173 पॉइंट ऊपर है। ऑटो में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ गौर करिएगा इस बात पर भी कि डिफेंसिव काउंटर्स FMCG में भी थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस आई हैं, और अगर ये नहीं होता तो शायद हमारी हालत और बिगड़ती हुई दिखाई देती। 450 अंकों का इजाफा, तो आपका ब्रिटानिया, आपका गोदरेज कंज्यूमर, आपका नेस्ले, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर थोड़ी बहुत तेजी की तरफ के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिया। ITC और HUL जैसे स्टॉक्स ने भी सहारा दिया है आज मार्केट को, और वो काउंटर्स देखिए सपोर्टिंग फैक्टर्स रहे हैं आज बाजार के। पूरे दिन प्रेशर रहा है, इसीलिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आप देखेंगे ज्यादा अंतर नहीं है गेनर्स और लूजर्स के बीच, क्योंकि मिड कैप में सेकेंड हाफ में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर अलग अलग थीम्स थी, खासतौर से सीमेंट कंपनियों में हमने देखा थोड़ा सा एक्शन। रैमको सीमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, खबर भी थी, और यहाँ पर हमने देखा रोलोवर की पोजीशंस भी मजबूत, करीब करीब 1% ऊपर। JSPL में आज हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का मूव बनता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने जो डेट काफी कम कर लिया है। उसके बाद आखिर में सरकारी बैंकों की हम बात कर रहे थे, चाहे वो यूनियन हो, बैंक ऑफ इंडिया जैसे ट्रेड्स हो, इसमें एक्शन बनता हुआ। PSU बैंक इंडेक्स लगभग 2% ऊपर जाकर टिक रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा आज के बाजार की।
पेनफुल सेशन जरूर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन पर था। ओएनजीसी में आज देखिए 3.5% तक का इजाफा, श्री सीमेंट 3% ऊपर, हिंडाल्को में हमने देखी खरीदारी। तो इस हफ्ते की शुरुआत में जो प्रेशर आया था उसे उभरता हुआ ये काउंटर। आईटीसी 3% ऊपर जाकर टिक रहा है। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स का भी साथ था, 3% के गेन्स वहां, और एचडीएफसी लाइफ में 2.5% का इजाफा। लेकिन जो फार्मा कंपनियां हैं, डॉक्टर रेड्डीज हो, सिप्ला हो, सन फार्मा हो, इनका साथ रहा है आज मार्केट में, इनकी तरफ से सपोर्ट आया। ऑटो में थोड़ा सा मिक्स्ड बैग, एमएनएम पॉजिटिव साइड पर जरूर देखने को मिला। टाटा मोटर्स में तेजी थी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की धुलाई होती हुई। मारुति में हमने देखा 0.5% का नुकसान देखने को मिला है। बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये वो दिग्गज निजी बैंक थे जिन्होंने दरअसल मार्केट पर प्रेशर डाला, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ज्यादा कुछ साथ नहीं दिया। मंदी का सौदा यहां पर बना। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प लूजर्स। टू व्हीलर साइड पर एशियन पेंट कल जो हीरो बना था, आज वहां पर हमने देखा अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई है। तो आज की क्लोजिंग 16,843 के लेवल्स पर ये है फिलहाल सितंबर सीरीज की क्लोज का आंकड़ा। 15 पॉइंट के नुकसान के साथ ये थोड़ी सी पेनफुल सीरीज रही है, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा ब्याज दरें बढ़ना, रिसेशन का डर, आगे और अग्रेसिव दरों में इजाफा, ये सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स आई हैं सितंबर के पूरे महीने में। अब देखते हैं अक्टूबर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन क्लियरली एक वीक नोट पर इस सीरीज की समाप्ति होती हुई 16,844 निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक 37,691 पर ये जाकर टिका है। अब यहाँ से हमारी नजरें होंगी अक्टूबर सीरीज पर, और होपफुली दिवाली दशहरा दोनों साथ में आएंगे इसी महीने, थोड़ा सा एक्शन होपफुली बढ़े। लेकर आते सीधा सौदा में आशीष और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा था, किन किन सौदों पर इन्होंने नजर डाली आज सुबह में और उसका कितना फायदा मिला। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये तेजी वाले ट्रेड्स रहे हैं आज। मदसन वायरिंग पर आशीष ने एक तेजी का कॉल दिया, और जेएसपीएल भी उनकी इस टीम में शामिल था, जहां पर 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। नीरज ने तेजी वाले ट्रेड्स पर फोकस किया, कंजम्पशन थीम पर ध्यान था इनका। मेट्रो ब्रांड्स 1.5%, लेमन ट्री थोड़ा सा फ्लैटिश था, टाटा मोटर्स जिसका हम कॉल भी ले रहे थे कुछ देर पहले, और टाटा स्टील भी देखिए 1.5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए पूरी तस्वीर उभर कर आ रही है सीधा सौदा में। कुल मिलाकर सॉफ्ट साइड पर इस सीरीज की समाप्ति। वीरू, होपफुली अक्टूबर बेहतर होगा। लेट्स सी, सितंबर जाते जाते 200 EMA का दीदार करा गया। दिक्कत बस ये है हर्षदा कि यूएस जिस स्थिति में है ना, कुछ भी कहना मुश्किल है। आई मीन वो जो 30,100 का लेवल टूटा, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद शायद अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। लेट्स सी, अगर आप देखें आज रोलओवर के स्टैट्स क्या कहते हैं, और जो कल सुबह इनफैक्ट जो आज क्लोजिंग बेसिस पे एफआईएस के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के, पुट शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, कॉल शॉर्ट, वो क्या कहती है, उससे थोड़ा सा अगर आप देखें एक सेंस मिलेगा कि अक्टूबर क्या कर सकता है। क्योंकि अभी तक मतलब सितंबर के सेकंड लास्ट सेशन तक के डेटा को देखें अगर हर्षदा, तो उनकी प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर अक्टूबर सीरीज। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाज़त। कल फ्राइडे फैक्टर है, कल पॉलिसी भी है। पूरी CNBC आवाज़ की टीम सुबह सुबह आपके साथ मॉर्निंग कॉल में उपस्थित रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।